अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम, सईद काजी, कराची के ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी और मैंगोरा से आज हमारे साथ होंगे हमारे नुमाइंदे सफ़ीरुल्लाह। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह हमारी सियासी जमातें ख़ानदानी जमातें बनकर हमारी आवाम की खिदमत कर रही हैं, आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। किस तरह अपने कारकुनों वर्कर्स को नज़रअंदाज करके अपने भाइयों, अपने बेटों, भांजों, भतीजों और बेटियों को नवाजा जाता है। क्या इसी का नाम जमहूरियत है? लेकिन एक सियासी जमात, एक पार्टी ऐसी भी है जिसमें खानदानी सियासी नाम की सियासत की कोई चीज़ ही नहीं है। वो पार्टी कौन सी है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे, आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 18 करोड़ हो चुकी है, लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हमारे मुल्क की आधी आबादी यानी 9 करोड़ लोग किस तरह बुनियादी सहूलियात से महरूम होकर ज़िंदगी गुजारे। लेकिन साथ ही हम आपको कंपैरिजन करके ये भी बताएंगे कि वो लोग जो इन्हीं लोगों की ज़िंदगियां बदलने के दावे लेकर बड़ी बड़ी सीटों पर बराजमान होकर बैठे हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगियां किस तरह गुजारते हैं, उनके यौमी अखराजात कितने हैं, वो लोग किस तरह पुरसकून आसाइशों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आज हम आपको इसकी डिटेल्स भी बताएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जगहों पर किस तरह हमारी जो गवर्नेंस है वो उसके जो दावे किए जाते हैं उसकी सूरत हाल क्या है मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ सूबों पर। इसके अलावा और बहुत सी आम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। कोई मसला हो आपका, कोई आपके पास खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहें वो आप हमें बता सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। नंबर्स नोट कर लीजिए 0423636740 एक और नंबर है 0423636824। आप हमें कॉल करें और जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। समी इब्राहिम साहब से पूछते हैं कि सबसे पहले ये बताएं कि इनके पास क्या खबरें हैं। शाजिया, मुल्क की आला अदालतों में तैनातियों का जो मसला है उस पर वकला तंजीमें प्रोटेस्ट कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं। उनका कहना है कि खाली असामियों को पुर नहीं किया जा रहा, और अगर पुर किया जा रहा है तो सिर्फ जो शहरी इलाके के वकला हैं उनको उसमें नुमाइंदगी दी जा रही है। दही इलाके में बड़े बड़े अच्छे वकला भी हैं लेकिन उनको नुमाइंदगी नहीं दी जा रही। इस पर बात करेंगे कि कितनी असामियाँ हैं और किस तरीके से तैनातियों का अमल जारी है। एक और जो ख़बर है वो कि मुल्क में जो नौज़ायदा लावारिस या तर्कशुदा बच्चे यानी जिनको वालिदैन पैदाइश के फ़ौरन बाद किसी भी वजह से छोड़ देते हैं, उनकी तादाद में बड़ा ख़तरनाक इजाफ़ा हो रहा है। सिर्फ कराची में महीने में 30 से 35 बच्चे इस तरह के मिल रहे हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों को। ये इस इशू पर एक बात करेंगे। और अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट पे देखें तो हर तरफ हमें झगड़ा ही नज़र आता है। यमन में भी फसादात हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, 100 से ज़्यादा आदमी मारे गए हैं। शाम में भी इसी तरह से फसादात हो रहे हैं। रूस में मुजाहरे हैं पुतिन की जो उनका जो इलेक्शन हुआ है। लेकिन जिस पर हम बात करेंगे वो है ईरान पर इसराइली मुमकिना हमला। इस हवाले से हिना रब्बानी खर ने भी कहा है कि अगर इस तरह से किया गया हमला तो इसके खित्ते में बड़े ख़तरात होंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम अमेरिका के अंदर देखते हैं तो जो इसराइल नवाज़ वहाँ पर लॉबीज़ हैं या जो रहनुमा हैं वो अब हमें अपनी कॉन्फ्रेंसेस में, जलसों में इस तरह का माहौल पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 हफ्तों में शायद इसराइल को इंतहाई कदम उठाने वाला है। सही। सईद काजी साहब। शाजिया, इब्तदा में तो हम देखेंगे कि ये जो काला धन है या काले धन की मैशत और जो कर्ज़ों का बोझ है उसकी फ़िगर भी हम नाज़रीन को बयान करेंगे कि कितना कौमी कर्जा हो चुका है हमारी मैशत पर और इसके क्या असरात और इसका इन्फ्लेशन या महंगाई से क्या ताल्लुक़ है। इब्तदा तो हम ये देखेंगे और इसके साथ साथ ताज़ा तरीन फ़िगर जो हमारी बरामदात क्या हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं और बहुत शिद्दत से और बहुत तेज़ी से। इसके बावजूद कि हमारी कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें बाहर बढ़ी हैं जिससे कुछ हमें थोड़ा सा कुशन मिला है, मगर एक जो एक मुकम्मल तस्वीर है वो इतनी ज़रा ब्लीक है और वो उसमें गिरावट आई है और जिससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और जो बजट आ रहा है उसमें मुश्किलात पैदा होंगी। और एक और ख़बर, एक बड़ी अनोखी शिकायत की है अमरीकियों ने अफ़गानियों से, उस पर बात करेंगे। जो 6 फ़ौजी मार डाले
चंद दिन पहले जो अफगान फौजी साथ मिलके ऑपरेशन कर रहे हैं और जिस फौज को बनाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, तो इस शिकायत की ज़रा हम बैकग्राउंड, इसका पस मंज़र भी देखेंगे और साथ साथ फिर एक और अंदोनाक वाक़या राजनपुर में हुआ। फिर ये ऐसे लगता है जैसे सोशल फैब्रिक हमारा बिल्कुल ही जो है वो इस तरह ख़राब होता चला जा रहा है। इस पर बात करें। सही, कराची चलते हैं रेहान हाशमी के पास। रेहान, कराची से क्या खबरें आपके पास? तो सबसे अहम खबर रात में तकरीबन 1 बजे के बाद हुई। कराची में डिप्टी कमिश्नर गवादर है, उनका कत्ल कर दिया गया और वो कत्ल किसने किया, उनके मुलजिम कौन है, उनके खिलाफ क्या इक़दाम किए पुलिस ने, क्या कार्रवाई की, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सिंध असम्बली का इजलास है, उसमें किस किस्म की कल कार्रवाई हुई थी और आज क्या कार्रवाई होगी। जब तीसरी अहम खबर जो कराची का सबसे बड़ा मसला है वो है हैवी ट्रैफिक। इसके नतीजे में कराची में जो हैवी ट्रैफिक के जो हादसा हैं, डंपर लोडर, उसके नतीजे में तकरीबन 10 से ज़ायद अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। उस पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया पुलिस क्या कर रही है और उस पर किस तरह अमल दरामद हो रहा है, उसके बारे में बताया जाएगा। सही, सफीरुल्लाह के पास चलते हैं। मैंगोरा में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा शहर है, ऐसा इलाका है जो काफ़ी अर्से तक दहशतगर्दी का निशाना बनता रहा और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हमारी जो पाकिस्तानी फ़ौज है, अब इन्होंने इस दहशतगर्दी पर यहाँ पर काबू पाया और लोगों को बहुत अरसे के बाद आज यहाँ पर सुकून मिला है, अमन मिला। खुशी की बात तो ये है कि यहाँ पर अब अच्छी एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई हैं, फेस्टिवल्स होना शुरू हो गए हैं। ऐसे एक फेस्टिवल सवात में भी हुआ, सफीरुल्लाह ने वो भी कवर किया। वहाँ पर स्नो फेस्टिवल जारी था, वहाँ पर लोगों की गहमा गहमी, बच्चे बड़े बुजुर्ग नौजवान सब लोग इस फेस्टिवल में आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैंगोरा में मौजूद है इस वक्त सफीरुल्लाह। सफीरुल्लाह, अब ये फेस्टिवल यहाँ पर हो रहा है? जी बिल्कुल, ये स्वात का सियाहती मकाम है मालम जबा। यहाँ पर 8 रोज़ा इस फेस्टिवल का अहतमाम किया गया है, जिसमें ज़बरदस्त किस्म के इवेंट्स हो रहे हैं। इसमें स्नो के मुकाबले हैं, उसमें पैराग्लाइडिंग के भी हैं, ख़वातीन और बच्चों के लिए भी मुख्तलिफ यहाँ पर सेगमेंट्स रखे गए हैं और जिसका मकसद ही यही है कि दुनिया भर के सयाह और मुल्क भर के सयाह यहाँ की तरफ राग़िब हों। अच्छा, ये बताइए सफीरुल्लाह कि यहाँ पर सयाह जो हैं वो तो आते हैं, लेकिन उनके रहने के लिए कोई होटल वगैरह या कोई इस तरह के वहाँ पर सहूलियात हैं कि वो रात अगर रहना चाहें तो कहाँ पर गुजारेंगे? जी बिल्कुल, ये एक अहम नुक्ता है। ख़ास मालम जबा में तो ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। जब हम यहाँ पहुँचे हैं 2 दिन पहले तो यहाँ पर काफ़ी शदीद यहाँ पर बर्फ़बारी हुई, तो वहाँ पर तो कोई बंदोबस्त नहीं है, लेकिन 1 घंटे की मुसाफत है मैंगोरा सिटी की तरफ। तो यहाँ पर अच्छे खासे होटल हैं, अच्छे हर स्टैंडर्ड के होटल भी मिल जाते हैं, रीजनेबल रेट्स में भी है। तो जो सयाह यहाँ पर आते हैं उनकी अपनी मर्जी और अपने एफोर्डेबिलिटी के मुताबिक यहाँ पर उनको एकोमोडेशन मिल जाती है। तो अभी और फेस्टिवल कितने दिन तक जारी रहेगा? कहीं और भी होगा ये फेस्टिवल? जी, ये फेस्टिवल 8 मार्च तक जारी रहेगा और यहाँ इस फेस्टिवल की खसूसियत यह है कि इसका जब इफ्तिताह हुआ तो ये नॉर्वे की सफ़ीर थी सेसली, उन्होंने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं स्वात आना चाहती हूँ। उनके इल्म में ये बात आई कि यहाँ पर स्नो फेस्टिवल का इफ्तिताह किया जा रहा है, तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ पर आना चाहती हूँ। तो इनागोरेशन तो उन्होंने की। ये इवेंट्स अभी 8 मार्च तक जारी रहेंगे और इसमें अभी भी अच्छे खासे इवेंट्स। अच्छा सफीरुल्लाह, कल तो स्नो फॉलिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो गेम्स थी, स्नो फॉलिंग, पैराग्लाइडिंग थी, स्कीइंग थी, उनमें मुश्किलात का सामना था, उनमें खलल पड़ रहा था। आज भी बर्फबारी यहाँ पर ज़्यादा हो रही है? नहीं, ये प्रॉपर मैंगोरा सिटी में तो नहीं है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं मौसम तो अच्छा खासा सर्द है यहाँ पर, लेकिन चूंकि धूप निकली हुई है तो मौसम इंतहाई खुशगवार है। मालम जबा में चूंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है, गेम्स को मुलतवी करने का मकसद बर्फबारी नहीं थी, उसकी असल वजह रोड्स पर पड़ने वाली बर्फ़ थी, जिसकी वजह से सयाहों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात आ रही थी। तो इस वजह से उनको थोड़ा लेट कर दिया गया और जब वो उस पर बुलडोज़र फेर दिया गया और उसको रोड को पूरा साफ़ कर दिया गया, तो उसके बाद सयाहों को आमद की इजाज़त दी गई और उनको सहूलत ये दी गई। अच्छा, ये बताइए सफीरुल्लाह कि किस तरह के लोग हैं, गैर मुल्की हैं या पाकिस्तान से आने वाले ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर जो सयाह हैं? जी बिल्कुल, इस स्नो फेस्टिवल में इफ्तिताई तकरीब में तो गैर मुल्की सयाहों ने भी इसमें शिरकत की और इसमें अभी खुसूसी तौर पे पूरे मुल्क से यहाँ पर सयाह आए हुए हैं और इसी स्नो फेस्टिवल में वो हिस्सा ले रहे हैं। मकामी तौर पे भी हैं, लेकिन पूरे मुल्क के यहाँ पर खिलाड़ी इसमें स्नोफॉल में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया सफीरुल्लाह आपका।
काफ़ी अरसे से सयाह यहाँ पर यहाँ के खूबसूरत नज़ारे करने की से महरूम थे। बहुत से लोग यहाँ पर आना चाहते थे, लेकिन यहाँ के हालात की वजह से लोग यहाँ का रुख नहीं करते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन इलाकों में अब अमन कायम हुआ है और लोग यहाँ पर आना शुरू हुए। लेकिन शाजिया, एक बात जो इन्होंने पॉइंट आउट की कि देखें, वहाँ पर मालम जबा, वहाँ पर कोई होटल नहीं है, वहाँ पर लोगों के क़याम का कोई बंदोबस्त नहीं है। फिर सिर्फ फेस्टिवल जो था वो इसलिए मुलतवी किया गया कि सड़क से बर्फ हटाने का इंतजाम नहीं था। तो अगर इंतजामिया इन चीज़ों पर गौर करे, तो ज़्यादा सयाहत को फरोग मिल सकता है। वहाँ पर कोई होटल वगैरह बनाए और ये चीज़ें इंप्रूव करे, सड़कों को जिस तरह से कैसे साफ किया जाएगा, तो शायद वो जो सियाहत है जो पहले बड़ी मुतासर थी वो बेहतर अंदाज में मिलेगा। बहुत शुक्रिया सफीरुल्लाह आपका। कराची चलते हैं रेहान हाशमी के पास। रेहान हाशमी, अभी जो आप बता रहे थे कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया, डिप्टी कमिश्नर गवादर वो कत्ल कर दिए गए कल। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि उनके बचपन के दोस्त, उनके घर पर फायरिंग की गई। ये सारा वाक़या है क्या? देखिए, बिल्कुल उनके बचपन के दोस्त तो हैं, लेकिन इसमें जो सबसे हैरानकुन बात है, जो पुलिस का कहना है कि मुबैना तौर पर एक रुकन कौमी असम्बली है बलूचिस्तान के, उनके वालिद इस कत्ल में मुलव्विस हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तकरीबन 7:50 पे। अमीर इमाम उनका नाम है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि ज़ाती रंजिश जिसकी वजह से कत्ल हुआ। लेकिन सबसे हैरानकुन बात जो रात हमने देखी, जब ये कत्ल हुआ उसके बाद जो लवाकिन, जो उनके लोग थे घर में जिन्होंने कत्ल किया, जो मुलजिम थे, उनके जो मुलाजमीन थे, उन्होंने बाकायदा जो जाए वक़्त उसको धोने की कोशिश की, तमाम चीज़ों को समेटने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने बहुत जल्दी रिएक्ट किया, क्योंकि सरकारी गाड़ी से इनकी लाश मिली थी, इनके सर पे गोली मारी गई थी। इनके ड्राइवर का कहना था कि जब ये अंदर अपने दोस्त से मिलने गए, जब अंदर फायरिंग की आवाज़ आई तो वो भाग गया, उसने पुलिस को आगाह किया, पुलिस मौके पर पहुंची। और जो इसमें सबसे हैरानकुन बात ये नज़र आई, जब छापा मारा पुलिस ने रुकन कौमी असम्बली के घर पे, तो वहाँ पर जदीद तरीन हथियार बरामद हुए हैं और पुलिस ने 2 मुलाजमीन को हिरासत में लिया है। हम जदीद हथियारों की बातें करते हैं जी, कराची में ये हो रहा है। आप देख सकते हैं कि रुकन कौमी असम्बली के घर पे भी ऐसे हथियार मौजूद थे, जो इसकी जाँच पड़ताल की जाएगी। उन मुलाजमीन ने कुछ बताया? देखिए, मुलाजमीन का तो कुछ कहना था कि जी ये किसी बात पर झगड़ा हुआ, उसके बाद फायरिंग हो गई और वो जो अब्दुर्रहमान दश्ती थे, डिप्टी कमिश्नर गवादर, वो जहाँ भाग हो गए। उनका ये कहना था हम तो मुलाजिम, हमें कहा गया जी जगह साफ़ कर दो, जगह धो दो, हम तो अपना काम कर रहे थे। लेकिन पुलिस मौके पर पहुँच गई और तमाम जायवकों को, जो उन्होंने फॉरेंसिक लैब के जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी तहकीकात कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा कि मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी। जो जिन्होंने मारा था उनकी तलाश में भी छापे मारे जाएंगे। ये दूसरा वाक़या कराची में। इससे पहले आपने सुना होगा कि जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उनके बेटे ने कराची में गुलकपाड़ा किया था, पुलिस एहलकारों को तशद्दुद को निशाना बनाया था। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस बेबस है। आला हुकाम ने कहा था जी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन 4 रोज़ गुजर गए। आप देखें, अगर आम शहरी किसी पुलिस वाले को थप्पड़ मार दे तो उसका असर आप खुद देखती हैं कि क्या होगा। अब जो एक आला हुकाम है, उनके बेटे ने ऐसी हरकत की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। आपने जिक्र किया अपनी इस गुफ्तगू में गैर ये जो इल्लीगल हथियार हैं, तो उसकी क्या सूरत हाल है, और आपके पास क्या कोई इस किस्म की और भी इत्तलात हैं कि कितनी असला कितना ज़्यादा है कराची में, कोई फिगर? देखिए, जब से जमहूरियत आई है, जैसे कहते काजी साहब भी कहते हैं, जमहूरियत के हुस्न है। पहले दिन से कहा गया है कराची में असले जो है उसकी ऑपरेशन किया जाएगा तमाम सियासी जमातों से। पुलिस अफसरान ने अपने स्टेटमेंट दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला जरमान मलिक कहते रहे हर टारगेट किलिंग के वाक़े के फ़ौरन बाद कराची में टारगेटेड ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन भी हुआ। लेकिन उनका ये कहना था कि जी इलीगल वेपन्स के लिए भरपूर कार्रवाई की जा रही है। अब ये क्या है कि जो कंप्यूटराइज असला है उनके कंप्यूटराइज किया जा रहा है, लेकिन जो गैर कानूनी है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन बड़ी तादाद में अभी भी असला आता है कराची में। इवन नहीं कि कराची में अब असला रेंट पे भी मिलता है। जो आप देखें, जो डकैती और रैजनी की वारदातें हैं वो भी इसी का हिस्सा है कि जो एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताएं कि आप एक अरसे से कवर कर रहे हैं हमारा इतना बड़ा शहर, ये फरमाइए कि जो भत्ते का कल्चर है, जो स्ट्रीट क्राइम है, जिससे एक जान अजाब में फंसी हुई है हमारे इस खूबसूरत शहर के शहरियों की, ये सिलसिला तो जारी और सारी है, इसमें तो खैर से कभी रुकावट नहीं आई। अगर आई है तो ज़रा नाज़रीन को बताएंगे आप? नहीं, देखिए गाजी साहब, ये मुमकिन नहीं है कि इसमें बिल्कुल कमी आ जाए, लेकिन इसमें इजाफा ज़रूर होता है। इसमें आप पता है इस साल जो तीसरा महीना है मार्च का, इसमें तकरीबन
ऐसे लोग भी मारे गए, इसमें ख़वातीन भी थीं जिनके जेवर छीनते हुए डाकुओं ने मार दिया। जो सबसे बड़ा इसमें जो पुलिस कहती है, जो अलमिया है कि मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करती। उसके बाद जो गवाह हैं जिन्होंने शनाख्त की, वो कहते हैं जी हम जब वो अदालत में बुलाया जाता है तो वो गवाह पहचानने से इनकार करते थे। तो इसमें ऐसे भी डाकू पकड़े गए जो 3-3 महीने बाद रहा हो गए। मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं। असेंबली के इजलासों में कभी इन मामलात को भी ज़ेर बहस लाया जाता है, इन मसलों को भी उठाया जाता है? जी बिल्कुल उठाया तो जाता है, लेकिन असेंबली के इजलास 4 साल से हो रहे हैं, उठाया जाता है। वज़ीर दाखिला बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या बताऊं, आज से 1 हफ्ते पहले जो SSP साउथ उन्होंने हमें बताया, नईम शेख, कि एक भत्ताखोर पकड़ा गया। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उसने पूछा जी तुम कैसे क्या करते थे? उसने कहा कुछ नहीं, मैं तो 50 से ज़ायद लोगों से भत्ता ले चुका हूँ अब तक, लेकिन जो 51 जिस शख्स था, जब मैंने भत्ता मांगा, करते क्या थे? उसने कहा जी कुछ नहीं, मैं जाता था, जो असला था वो दिखाता था, मुझे खुद लोग पैसे देते थे। अब लोगों में ये खौफ है कि अगर कोई भी इनोसेंट शख्स को आप फ़ोन करें या झूठ भी पर्ची भेज दें, डर के मारे वो भत्ता दे देता है आपको, चाहे वो 50,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे वो 1 लाख रुपये, जो हिसाब से। उसका कहना था मुझे आज तक किसी ने कोई पकड़ा नहीं, मेरे खिलाफ शिकायत नहीं की। वो हैरान था कि मेरे खिलाफ शिकायत हुई और मैं पकड़ा गया। उसका ये कहना था कि तमाम लोग जो कराची के हैं वो बड़े मासूम लगते हैं, उन्हें ज़रा सा पर्ची भेज दें या कोई असला दिखा दें तो वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं भत्ता देने पर। ज़ाहिर सबको अपनी जान प्यारी होती है। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी आपका। कराची के हालात सभी वाकिफ़ हैं, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि कराची के हालात भी वहाँ पर भी पुरअमन हो जाए और इस तरह जो भत्ता है, स्ट्रीट क्राइम्स है, इन वाक़यात में वहाँ पर कमी आए। अहम खबरों की तरफ वापस आते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम बात करेंगे ख़ानदानी यानी मौरूसी सियासत। कल आपने देखा कि समी साहब वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ पंजाब के सदर बन गए। सिर्फ मैं मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रही, तमाम बड़ी सियासी जमातों को देख ले, इसी का नाम जमहूरियत है। जमहूरियत की बात मैं काजी साहब से पूछ लेती हूं। देखिए बात यह है कि एक जो दुनिया में कानून ये है कि किसी इंसान को इस बात की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए कि वो ओबामा का भाई है या फलां का बेटा है। उसका राइट इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए अगर वो आना चाहते हैं। तो एक ये बात तो असूली है कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक CM के बेटे हैं या कोई और है तो वो किसी ऑफिस को डिनाए। लेकिन अगर यही सिलसिला हो जाए और आवाम जब एन मैस एन ब्लॉक डिनाए होते हैं, ये नहीं कि वो कोई आवाम में से किसी आदमी ने PM बनना है या CM बनना है, वो तो आवाम में से बन ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, वो उसको आप रोटी भी डिनाए कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप अपने अहल खाना में वो जो है वो बट रहा है सब कुछ, तो फिर डाउट और शक पैदा होना एक फितरी अमर हो जाता है। किसका मतलब ये है, तो फिर इस बात ये कहने में हम हक बजानब हो जाते हैं कि सिर्फ जायदाद ही मौरूसियत के ज़रिए औलाद में मुंतकिल नहीं होती, बल्कि ओहदे भी होते हैं। और फिर ये एक और बात की तरफ इशारा करता है कि अब ये कोई पेशा नहीं रहा, कारोबार बन गया है जिसमें आपकी औलाद होगी, आपके बहन होंगे, आपके भाई होंगे। तो बेसिकली ये एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, एक तबकाती इशू भी है और जाहिर है उस तबकाती इशू में औलाद या मौरूसियत का भी जो है उनसे मौजूद है। अच्छा इसमें ना शाजिया में इन्होंने बड़ी सही बात की, लेकिन जो अगर हम अपनी मुल्क की सियासी जमातों पर नज़र डालें तो जैसे अभी कल आपने जिक्र किया कि पंजाब कौंसिल का इजलास था, उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब को पंजाब का सदर बना लिया गया। मैं यही सवाल करना है कि इनके मुकाबले में कोई आता क्यों नहीं है? कोई कागजात भी तो नहीं देता ना? नहीं, देखें इसलिए कि तमाम चीज़ें बिहाइंड द सीन तय कर ली जाती हैं, बता दिया जाता है, और अगर कभी कोई आने की गलती कर ले तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अब कल जो एक सिग्निफिकेंट बात हुई कि शहबाज शरीफ साहब को तो पंजाब असम्बली का सदर बना लिया गया। अब जो दूसरे ओहदे थे सवाए वाइस प्रेसिडेंट के, जिसमें जाफ़र इकबाल साहब मुंतखब हुए, वो भी उनके कारदार ख़ास हैं शरीफ फैमिली के। ये सारा इख्तियार मियां शहबाज शरीफ को दे दिया गया कि वो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी किसको बनाए और दूसरे ओहदे वो किस तरह से पुर करें। यानी उन जगहों पर ये जो जमहूरियत के दावेदार लोग हैं वो इंतखाबात का नाम ही नहीं लिया। अब ज़रा नज़र डाल लें सियासत में हैं कौन कौन। आप पहले मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं, फिर अब नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं मरियम नवाज़, वो आ गई। शहबाज साहब के भाई जो उनके जो बेटे हैं हमजा शहबाज आ गए, सलमान नवाज। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि इसहाक डार साहब वो समधी भी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। फिर कैप्टन सफदर देख लें, वो उनके दामाद हैं। फिर इसके अलावा उनकी मिसेज हैं कलसूम नवाज, उनके भांजे हैं सियासत में। अब आ जाएं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, वहाँ पर आप देख लें कि आसफ अली जरदारी साहब चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, को चेयरमैन, और उनकी जो हमशीरा हैं फरियाल तालपुर, वो पीपल्स पार्टी के सारे जो मामलात हैं वो देख रही हैं। फिर आगे बिलावल जरदारी, आसफा, वो आगे उन्होंने आके पार्टी संभालनी है। इसी तरह फरियाल तालपुर की एक और हमशीरा हैं डॉक्टर अजरा, वो भी कौमी असम्बली की मेंबर। सिंध में पीर मजरुल हक
वो भी इनके जरदारी ख़ानदान के बड़े करीबी। अब तीसरी जमात आ जाए ANP, उसमें आप देखें सबसे पहले बादशाह खान थे, फिर वली खान साहब, फिर बेगम नसीम वली खान साहबा, फिर उसके बाद असफंदयार वली, और दूसरे और कौन है वो आज़म होती साहब जो हैं, जिनके बेटे अब ये सूबा KPK के वजीर आला हैं। ये उनके आज़म होती साहब नसीम वली खान साहबा के भाई थे। तो वहाँ पर भी आप देखें ख़ानदानी सियासत। अच्छा, फिर ज़रा मजहबी जमातों पर आ जाएँ। जमीयत उलमा फजलुर रहमान जो ग्रुप है, मौलाना मुफ्ती महमूद थे पहले इस पार्टी के सरबराह, फिर उनके बेटे मौलाना फजलुर रहमान, और अब मौलाना फजलुर रहमान के कुछ 5-6 भाई हैं, वो भी सारे DI खान MNA भी हैं, वो मुकम्मल तौर पर जो सियासत है उसमें हावी। तो जो बेसिकली जो पाकिस्तान की जो सियासी अमल है, जो जमहूरी अमल है, वो लोगों को इसलिए डिलीवर नहीं कर सका कि उसमें अक्सरियत इन खानदानों ने सियासत में अपने ही खानदान के लोगों को अकोमोडेट किया है। लेकिन शाजी एक बात करूँगा, कुछ जमातें ऐसी हैं जिन पे काजी साहब बड़े जुज़बुज़ हो जाते हैं, बड़ा इनको जोश आ जाता है। MQM कराची की एक ऐसी जमात है, उसकी पॉलिसीज पर आप बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लीडरशिप और अल्ताफ हुसैन ने अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी अजीज को कभी पार्टी टिकट नहीं दिया, बल्कि गरीब लोगों को टिकट दिए और उनको जितवाने के लिए पार्टी फंड दिए। तो ये एक ऐसा मैं समझता हूँ एक मिसाल है इस हवाले से MQM की ये चीज़। बिल्कुल, कोई किसी की पॉजिटिव चीज़ एक्सेप्ट करें, बिल्कुल बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, मगर मेरी एक दरख्वास्त, अभी थोड़ी देर पहले रियान साहब से बात हो रही थी कि जी क्या वहाँ क्या सिचुएशन है। हम ये इस्तदा करते हैं कि आप भी भले अपने अहले खाना को ले आएँ, ये हालात तो दुरुस्त कर दें। वहाँ जाते हैं तो वहाँ और किस्म के अजाब हैं। वहाँ पे अगर ख़ानदानियत और मौरूसियत नज़र नहीं आती, तो हम ये देखते हैं कि एक पार्टी है जो ज़ाहिर है मुकम्मल तो नहीं मगर कोलिशन का हिस्सा है और पावर में है बहुत अरसे से। ANP से भी हम यही बात करते हैं, पीपल्स पार्टी से भी हम यही बात करते हैं कि अल्टीमेटली क्या है ये जो समी इब्राहिम और आपने इशू उठाया। क्यों उठाया? इसलिए कि अगर ख़ानदान होगा तो वो डिलीवर करने में मुसीबत होगी, वहाँ पर मेरिट नहीं होता, बच्चे आ जाते। वजह यही है ना कि डिलीवर नहीं कर सकते। तो अगर एक और जगह पे डिलीवर आप नहीं कर रहे जहाँ ख़ानदान एब्सेंट, तो नतीजा क्या निकला? बराबर वही। हम ये कहते हैं आप ख़ानदान रख लें अपना, आप ना रखें, आप नीचे ज़मीन पे कोई वो तब्दीली तो करके दिखाएं जिस तब्दीली के लिए आप हमसे वोट लेते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, हमारी सांसों पे भी टैक्स लगा हुआ है, हम एक माचिस की डिबिया पे भी टैक्स देते हैं। क्यों टैक्स देते हैं? हम आप कोई जुर्माना हो गया हम इसलिए टैक्स देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखें, बत्ते वाला हमें ना पकड़ सके, टारगेट किलिंग यहाँ पर ना हो। आवाम को ये बताने की जरूरत है काजी साहब कि अगर आप एक ही खानदान के तमाम अफराद को इलेक्ट करते रहेंगे, मसलन वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी है, उनके माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हैं, वो सारे के सारे असेंबलियों में आ रहे हैं, कोई सूबाई असेंबली में, कोई कौमी असेंबली में, अगर कोई नहीं है तो वो इलाके में मजदूर के बच्चे आएंगे, जागीरदारों के बच्चे ही आएंगे ना हुजूर, सरमाएदारों के बच्चे आएंगे, और किसके आएंगे? MQM के ये जो अभी असासे सामने आए थे देख लिया, वो सारे गरीब पे बैठे हुए हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है और वो कारोबार में टैक्स देता है, तरक्की करता है, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बात यह है कि अल्ताफ हुसैन ने किसी अपने अजीज को, किसी अपने भाई को, बहन को, बेटी को, कोई उसने नुमाइंदे का टिकट नहीं दिया। अप्रिशिएट करते हैं हम, लेकिन अगर जमीन पे उसमें जो रूल है, रूल ऑफ लॉ है, अगर हमें नजर नहीं आता तो हम क्या करें किसी का भाई है या नहीं है? यानी जो जमात मिडिल क्लास लीडरशिप को लेके आ रही है उसको तो बदनाम कर देते हैं कि भत्ता ये वो, और जो खानदानों को प्रमोट करते हैं वो जमहूरियत के खानदानों को प्रमोट करने पर बिल्कुल एतराज नहीं है। मैं नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि क्या कराची में एक मिसाली सूरत हाल है, इन तीनों जमातों से पूछें। हमें इस बात पर बिल्कुल एतराज नहीं है कि कोई अपने बेटे को लेकर आ रहा है, भांजे को लेकर आ रहा है, भतीजे को लेकर आ रहा है। मसला सिर्फ इतना है कि लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, और जो आम लोगों में कुछ कैपेबल लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए ताकि वो भी आकर काम कर सकें। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी लाइव कॉल्स भी हम लेंगे, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद, एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं लाहौर से, अली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, और आप सबों को गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी, बोलिए। जी मेरा आप सबों से ये सवाल है, तीनों कैंडिडेट से, कि आप तो MQM के बारे में बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है MQM का तो कभी वजीर आला भी नहीं आया सिंध के अंदर, तो आप इतनी जिम्मेदारी दे रहे हैं टारगेट किलिंग वगैरह की, ये तो ना तो उनका कोई वजारत उज़्मा का उम्मीदवार आया, इतनी बड़ी मछलियों के बीच में वो MQM का रहना, ये क्या
आप उस पर इतनी सही सही, हमें आपका सवाल अली समझ में आ गया जी समीर साहब। ये बिल्कुल सही बात कही कि MQM को आज तक जो एक आपको की पोस्ट होती है ना एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं मिली। आपको वजारतें मिली और वज़ीर आला हमेशा से दूसरी जमात का रहा, और अब हम सबको पता है कि इख्तियार वज़ीर आला के पास है। अब देखें, ये मुमकिन है कि MQM का कुछ एलिमेंट ऐसा हो जिस तरह दूसरे हमारे तमाम जो तबकात हैं या जमातें हैं उनके लोग ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि बहसीत जमात जो उन्होंने एक चीज़ दी कि मिडिल क्लास लीडरशिप को लेके आए, ये एक ऐसी चीज़ है जो दूसरी जमातों के लिए एक मिसाली उन्होंने नजरिया कायम किया। फरमाते हैं और बिल्कुल उन्होंने जेन्युइनली बात की, लेकिन जो पार्टी इसको टारगेट किलिंग को रोकने में नाकाम है उसके साथ हम क्यों कोलिशन में बैठे? उसकी वजह यह है कि जब आप हुकूमत में बैठते हैं तो भले वो आप अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यू हैव टू ओन इट। सही, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ साइमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी साइमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप अपने टीवी की आवाज कम कर दें तो शायद आपको हमारी आवाज ज्यादा क्लियर आए। जी बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि गनी साहब कहाँ गए, तो ये बताइएगा। नंबर 2 बताइएगा कि ये मरूसी सियासत की वजह क्या है? जो हमें नजर आती है वो ये है कि गरीब आदमी को कोई वोट नहीं देता। सही, बहुत शुक्रिया, आपके सवाल हमें समझ में आ गए। गनी साहब कहाँ गए? गनी साहब कुछ निजी मसरूफियात की वजह से प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आपका जो ये गिला है, शिकायत है, हम आज गनी साहब तक पहुंचा देंगे। हम खुद उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मरूसी सियासत, अच्छा, मरूसी सियासत की जो बात है वो जो उन्होंने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि हम आवाम भी उससे ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़राए होते हैं, क्योंकि गरीब आदमी को अपने मसाइल हल कराने में दिलचस्पी होती है। तो वो जब देखता है कि ये आदमी अमीर है, इसके बड़े वसाइल है, यहाँ पर मौजूद है, तो मेरा मसला हल हो जाएगा। हालांकि ये बात गलत है। हम बार बार ये कहते हैं कि गरीब आदमी जब मामलात को अपने हाथ में लेगा और ऐसे लोगों को मुंतखब नहीं करेगा जो अपने ज़ाती मफादात के नाम पर सियासत करते हैं, तो सियासत में मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि गरीब आदमी जो है वो करे, उसकी वजह ये है कि सियासत में इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाई करने से आप ये राइट 99% लोगों को डिनाई करते हैं। ये इतना एक्सपेंसिव काम, जिस तरह आपने 80% लोगों को इंसाफ डिनाई कर रखा है, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस। तो हम जो रोटी के उसको ये नहीं पता कि शाम की रोटी उसने कहाँ खानी है, तो हम उसे कहते तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ। सिर्फ लाइन इसमें कहूँगा कि यही जो गरीब आदमी है, जो सियासी वर्कर हैं, अगर अपनी पार्टीज में वहां पर प्रेशर डालें पार्टी लीडरशिप पर, और जो पार्टी टिकट्स हैं वो उन लोगों को दिलवाएं। प्रेशर क्या डालें? ये कल क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारे पहलू में हमारे कल क्या हुआ? क्यों नहीं प्रेशर डाला PMLN के लोगों ने? वार्निंग दे दी थी, आप साइड पे रहें। ताकत है जहाँ पे वो उसको डिफाई नहीं करते। गरीब लोगों की हम बात कर रहे हैं तो मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था, जिस तरह के हमारी जो आबादी है 18 करोड़ है, लेकिन हमारी जो आधी आबादी है, आप सुनकर हैरान होंगे कि हमारी जो आधी आबादी यानी 9 करोड़ लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे इस्लामाबाद के पुरआसाइश तरीक़ों से वो जो ज़िंदगी जिस तरह गुजारे, उनके यौमी अखराजात कितने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बलूचिस्तान में जो गुर्बत की जो शरह है, ये जो रेशो है, ये सबसे ज़्यादा है, 58.5% वहाँ पर है। पंजाब में ये सतह कम है, 48.8%। और जो हमारे इस्लामाबाद के जो यौमी अखराजात हैं ऐवान सदर के, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के, ज़रा आप बता दें। जी शाजिया, ये आप जो बात कर रही हैं ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का एक ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे है, उनकी रिपोर्ट है जिसमें 9 करोड़ तो आवाम ऑलरेडी गरीब हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि 2 करोड़ मज़ीद इस गुर्बत में चले जाएंगे। और भी बड़े इंटरेस्टिंग उसमें बात आई है कि पाकिस्तान में जो एवरेज एज है 2010 में वो थी 67 ईयर्स, अब कम होके वो 65 ईयर्स रह गई है। और जो 2010 में जो सर्वे आया था उसमें जो पाकिस्तान का जो नंबर था 169 कंट्रीज़ में से 125वां नंबर था गुर्बत के हवाले से। अब 189 में हम 145 पे पहुंच गए, यानी गुर्बत में इजाफा हो गया। और जो आपने अखराजात की बात की ना, उसमें जो ऐवान सदर है, जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, वज़ीर आला हाउसेज़ हैं, गवर्नर हाउसेज़ हैं, उन सब के अखराजात जो यौमिया हैं उनमें इजाफा हुआ है, और जो गरीब आदमी है उसकी आमदन में कमी हुई है। मैं बता दूं 2009 में ऐवान सदर के जो अखराजात थे ये 10 लाख रुपए यौमिया थे, और अब ये 14 लाख हो गए बढ़कर। और वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट का जो खर्च था ये 11 लाख रुपए यौमिया था, जो बढ़कर 15 लाख रुपए यौमिया हो गया। और जो कैबिनेट डिवीजन थे इसके अखराजात 45 लाख यौमिया से बढ़कर 80 लाख रुपए। एक फिगर और शामिल कर लें, जब पहली गवर्नमेंट आई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, पीपल्स पार्टी की, तो 43.5% हेल्थ
और एजुकेशन पे सर्व किया गया था। यही बात है कि भुट्टो लोगों के दिलों से नहीं निकलता। हर चंद की बड़ी कोशिश कर रहे हैं इसकी जो हालिया लीडरशिप है, लेकिन अब क्या हुआ, 1.5% आपने हेल्थ के लिए रखा, खर्च 0.9% किया। आप जरा सोचें तो सही कि एक घराने में अगर आप ये कहेंगे एक बच्चा आपका बीमार हो जाता है तो आप कहें नहीं जी तुम्हारे इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये सब अब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो फिगर समी साहब ने दी है ये क्यों एग्जिस्ट कर रही है, इसकी कोई वजह तस्मिया है या नहीं है। इसकी वजह तस्मिया ये है कि इस मुल्क में इलाज कर देना, सेहत देना, तालीम देना ये प्रियोरिटी ही नहीं है। और ये कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है जब आप साल में बैठ के बजट बनाते हैं। आप सबसे पहले तो कहते हैं वार ऑन टेरर, बड़ा ये जी ये इस पे हम पैसे खर्च करेंगे। हम जो है वो जो नॉन डेवलपमेंटल, इसे हम नॉन डेवलपमेंटल कहते हैं, यानी सबसे बेहतरीन सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल होती है, उसको आपने फारग कर दिया, सूबे को भेज दिया। आप 18 तरमीम 8वीं तरमीम, हर कोई अपनी जिम्मेदारी से हटने की कोशिश कर रहा है। उसका नतीजा क्या निकलेगा? जिम्मेदारी से अगर सूबों को दिए हैं काजी साहब तो ये तो डिसेंट्रलाइज किया। हम तो ये चाहते हैं कि नए इंतजामी यूनिट बने और लोगों के मकामी सतह पर मामला हल हो। ये नहीं, ख्वाहिशात तो आपकी बहुत नेक है, लेकिन बात यह है कि मॉडस ऑपरेंडी क्या है? आप जिस निजाम के तहत चल रहे हैं उस निजाम में तालीम या सेहत रियासत की जिम्मेदारी नहीं रही। आप इस लाहौर शहर में बैठे हैं, 3.5 अस्पताल हैं 1 करोड़ की आबादी के लिए, क्या खर्च किया? और जो नए अस्पताल प्राइवेट सेक्टर में बने हैं, तो ये जो माल रोड है इसको एक मिसाल ले लें पूरे मुल्क के लिए कि इसके इस साइड पे जो है वो निस्बतन अमीर लोग रहते हैं और शुमाल में एक प्राइवेट अस्पताल भी नहीं बना। तो बात यह है कि आपके पॉलिसी प्राइवेट मनसूबे बनाते हैं, काजी साहब, इतना पैसा बनाया लोगों ने अस्पताल बना के, समी साहब वो अफोर्ड कौन कर सकता है? लोगों ने नहीं, गरीब आदमी की अफोर्ड से बाहर है। वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो बने हैं वो पैसा बनाने के लिए लोगों ने बनाए हैं, वो को गरीबों को इलाज मुआवजे की सहूलत देने के लिए थोड़ी बनाए हैं। एक काजी साहब आपने जो अभी जिक्र किया ना इसमें अपनी गुफ्तगू में कि बच्चों के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से, मैंने अपना जिक्र किया था शाजिया उसमें खबर में कि एक बड़ा एक ट्रेंड आया है कि जो पाकिस्तान में लावारिस बच्चे यानी जो पैदा होते हैं, चाहे किसी भी वजह से, गुर्बत की वजह से या किसी और वजह से, वो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और 35 से 40 बच्चे जो है ना वो मिल रहे हैं हर महीने। और उनमें जो अक्सरियत बच्चों की है वो बेचारी वो जान भाग हो जाती है। तो हम जब कराची में 4 लाशें गिरती हैं, 10 लाशें गिरती हैं तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि टेररिज्म ये आ गया और उसके लिए कोई पॉलिसी बनाए। ये जो मासूम बच्चे, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? ये क्योंकि बोल नहीं सकते, ये इसलिए ये जो दहशतगर्दी है इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं। जिस तरह काजी साहब कहते हैं कि जो रियासती इदारे जो आवाम को जो सहूलियात नहीं दे के दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं उसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। जैसे आपने अभी जिक्र किया और इन्होंने भी जिक्र किया कि राजनपुर में वाकया हुआ कि वहाँ पर फिर एक खातून को बरहना करके घुमाया गया। इससे पहले मुजफ्फरगढ़ में हुआ, इससे पहले करोड़ पक्का में एक लड़की पर उसको आग लगा दी गई। पिंडी में देखें तो क्या है, वहाँ पर जो गोश्त मिल रहा है मार्केट में लोगों को खाने के लिए वो मुर्दा है, वो ये लॉ एंड ऑर्डर है। फिर ये देखें जो यानी जिस जगह पर भी आप नजर डालें तो जो इदारे जिस मकसद के लिए वजूद में आए थे वो अपना डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। मैं इसी बात को जोड़ भी देता हूँ। देखें कोई समाज मेरे लिए ऐसे है जैसे एक आपका लॉन है या कतः घास है जिसे आपको कतः बुरीद करते हैं, वहाँ फूल लगाते हैं। अगर वहाँ आप फूल ना लगाएं तो वहाँ फूल कैसे लगाएंगे आप इस समाज में? एजुकेशन के ज़रिए। अब मैं आता हूँ अपनी खबर की तरफ। बात यह है कि ये लोग जानना चाहेंगे कि ये हमारा समाज ऐसे क्यों है जब आपकी काली मैशत जो है वो हमें यही इल्म ना हो कि रियासत कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से फिर काली मैशत शुरू हो जाती है और उस काली मैशत की कितनी सराहियत है इसमें, और उसी काली मैशत के कितने लोग जो हैं वो इसी रियासत पे काबिज हैं। तो फिर ये मामलात होते हैं। अभी स्टेट बैंक में लास्ट जो गवर्नर गए थे इधर स्टैंडिंग कमेटी में, उन्होंने फरमाया कि हुजूर ये सब जो इन्फ्लेशन है, ये जो सेंसलेस बारविंग है, इस साल इस हुकूमत ने जो कर्जे थे दुगने कर दिए। 12,000 अरब रुपए का कर्जे का बोझ लाद दिए, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन आ रही है और ये सारी बर्बादी आ रही है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये करप्शन को रोकने में नाकाम हो गए हैं, ये टैक्स लगाने में नाकाम हो गए हैं, जिसकी वजह से ये जो सोसाइटी में आपको जुर्म का एक इतना खौफनाक उभार नजर आता है। और जिसमें ये जिस तरह राजनपुर के वाक़े का इन्होंने जिक्र किया। और दूसरी खबर मैं साथ जोड़ देता हूँ, शायद फिर वक्त ना हो कि फिर हमें एक अच्छी खबर मिली थी कि 75 आइटम्स हमारे टैक्स फ्री कर दिए हैं यूरोप ने, हम यहाँ से उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मगर वो एडवांटेज भी हमने खो दिया। कैसे कि पहले 7 महीनों में हमारी इंपोर्ट्स पूरी तरह गिरनी शुरू हो गई और जो हमारा जो राइस था वो 27% की उसकी एक्सपोर्ट गिरी है, सॉरी
उसके बाद जो हमारा कॉटन क्लॉथ है उसमें उसकी एक्सपोर्ट में 15% यानी बरामदात में 15% कमी आई है। इसी तरह रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं वो 21% उनकी पहले 7 महीनों की फिगर दे रहा हूँ, और हौजरी वगैरह जो है वो 23.7% गिरी है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आपने कभी अपने एनर्जी सेक्टर को नहीं देखा, आपने नहीं देखा कि हमारी क्या ज़रूरतें होंगी 4 साल बाद और 5 साल बाद। स्टॉप गैप अरेंजमेंट करते हैं आप देखा, और रेंटल पावर के नाम पे कितना कर्जा, वो कितना मुनाफा तो कमाया। फायदा क्या आप हुआ? कैसे कहते हैं कि नहीं देखा? भाई जो देखने वाले हैं वो अपनी जेब को देख रहे हैं भाई साहब। देखिए अब आप इस बात को रिलेट करें, जितनी अहम खबरें समी साहब ने बताई, बच्चों को छोड़ के गलियों में माएँ जा रही हैं, ठीक, एबंडेंट बच्चों का मसला है, और रोजाना सैकड़ों बच्चे 1132 बच्चे मर जाते हैं मेल न्यूट्रिशन से इस मुल्क में। यूनिसेफ की क्यों मरते हैं? उसकी वजह यह है कि जो ऊपर पॉलिसी साज बैठे हुए हैं, जिनके पास किटी है, खजाना है, जिन्होंने देखना है कितने पैसे इधर खर्च करने हैं, कितने पैसे उधर खर्च, उधर मामलात क्या है, जाके बैठ के तो देखें वहाँ पे इश्यूज क्या डिस्कस हो रहे हैं। जब ये इस तरीके से आप मैशत को मैनेज करते हैं, आपके जो हैं, मुझे नहीं पता किसी का रिश्तेदार है या नहीं है, किसी उसका बेटा MNA है या नहीं है, मसला ये है कि वो काम क्या कर रहा है। एक लाइव कॉलर है कल हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें? जी जमाल है जी मेरा नाम। मैं अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ अब तमाम कौम जो है ना ये डाकू और चोर बन चुकी है, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर है, जो छाबड़ी फरोश है, जो मंडी से 10 रुपए का फल लाता है और 50 रुपए का किलो बेचता है, और इसी तरह दर्जा बर दर्जा ऊपर तक, टॉप डाउन एंड बॉटम अप, वी आर ऑल करप्ट, वी आर डाकूज एंड वी आर चोर्स। सही, आपकी बात। और इसकी वजह यह है कि आपने, हेलो जी, आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई है, बहुत शुक्रिया जवाब अच्छा, साहब। नहीं, इन्होंने शाजिया बात बिल्कुल सही की कि अपनी अपनी जगह पर हर आदमी इस तरह की करप्शन में मसरूफ है, लेकिन क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह है कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। जिस बड़े आदमी ने करप्शन की वो अपने उस दौलत की वजह से वो अपनी सजा से बच गया। अब जो गरीब आदमी है, जो करप्शन इसलिए नहीं कर रहा कि उसने कोई अमीर बनना है, वो तो बेचारा करप्शन इसलिए कर रहा है कि उसने अपने बच्चों का पेट भरना है, लेकिन वो भी ये इसलिए कर रहा है कि उसको ये पता है कि अगर वो बड़ा आदमी जो बच गया जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, तो मेरे पास भी अगर वसाइल होंगे तो मैं अकाउंटेबिलिटी से बच सकूंगा। इसके अलावा उसको कोई चारा नजर नहीं आता, कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। इनसिक्योरिटी जो होती है, मिसाल के तौर पे अगर आपके दिल की किसी शरीयान में कोई रुकावटें आ गई हैं, कोई दुख खटक गया है आपको, तो उसको निकालने के लिए 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं। अगर आपके पास वो ना हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप रहलत फरमा जाएं, फौत हो जाए। ये तमाम जो खौफ आप मुसल्लत रखते हैं अपनी आबादियों पर, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो ऊपर वाला हो, फिर वो आपाधापी समाज को तरतीब देनी पड़ती है। जमहूरियत को इसीलिए हम बुला रहे थे, और समी साहब ने तो बड़ी स्ट्रगल भी की माशाल्लाह, और ये कह दो आपने भी बड़ी स्ट्रगल की है। मैंने तो कुछ नहीं ज्यादा किया, आपने भी बड़ी स्ट्रगल की है, लेकिन आप बाद में थोड़े से बदल गए हैं। नहीं, मैं बदला नहीं हूँ, मैं वैसे ही रहा हूँ। आपके एक और कॉलर ले लूं मैं। रज़ाक है हमारे साथ लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पहले तो प्लीज आप अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, इसको म्यूट पे कर दें, नहीं तो आप ना हमें आपकी आवाज आएगी ना आपको हमारी आवाज आएगी। जी ठीक है जी, बोलिए। जी मोहतरमा, मैं बताना चाह रहा था, अभी अली भाई ने ये बात की थी कि उनका कोई वजीर आला नहीं आया सिंध में जी, और दहशतगर्दी के हवाले से बात हो रही थी। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि गवर्नर तो उनका काफी सालों से है। सही, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई, बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब। वो उनका ये रज़ाक साहब ने ये बात जो पॉइंट आउट की है कि जाहिर है पावर शेयरिंग है, गवर्नर भी है, लेकिन फिर भी असल जो इख्तियार है वो कभी भी MQM के पास नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद फिर एक देखें, एक उनके पास इख्तियार आया, उनके जो मेयर थे मुस्तफ़ा कमाल वो बने, और उन्होंने काफी हालात बदले, तरक्याती काम इतने हुए। जो दुनिया के जो इदारे हैं उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को बेस्ट मेयर का उन्होंने दर्जा दिया। बहुत सारी उनके काम ऐसे होंगे जिस पर आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन अप्रिशिएट करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। आपने खबर दी थी सिंध में वकला की हड़ताल, वो वकला इसलिए हड़ताल करें कि शहर से किस वकीलों को अपॉइंट किया जाता है जजेस की तैनाती के लिए, आम इलाकों से नहीं। शाजिया, ये बड़ी एक अहम बात है कि पाकिस्तान बार कौंसिल, इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मुश्तरका, और बुनियादी जो मसला ये उठाया था कि जो आला अदालतें हैं उनमें तैनातियों का मसला इल्तवा का शिकार है। इस वक्त जो पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स हैं उनमें तकरीबन 66 जजेस की असामियाँ खाली हैं, जिसमें से 28 पंजाब की हैं, 28 सिंध की हैं, बलूचिस्तान की 3 हैं और पेशावर में 7 हैं। ये इन वकला तंजीमों का ये कहना था कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट
हो भी रही है उसमें ऐसे जजेस को लेके वो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जो शहरों में प्रैक्टिस करते हैं और बड़े बड़े जो वकला के चैम्बर्स हैं उनमें काम करते हैं। थोड़ा सा उन्होंने ये बात कही कि इसमें शायद सिलेक्टिव है और जो एक पसंद है उसको मद्देनज़र रखा जा रहा है। तो उनका ये ख्याल था, उन्होंने ये बात हाईलाइट की। इसमें सिंध में हड़ताल भी हुई है कल अदालतों में, और उनका ये कहना था कि ये क्योंकि इससे पहले तो हुकूमत तैनाती करती थी तो हुकूमत पर क्रिटिसिज्म की जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल वो क्योंकि इसकी तैनाती करती है और पार्लियामानी कमेटी इसको फाइनल करती है, तो अब आप हुकूमत को मुरज़द इस पर इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते और ये अदालतों में जजेस की तैनाती होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त भी जो डाटा बता रहा है तकरीबन 13 लाख मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तवा, तो ये एक डिलेइंग जस्टिस जो है ये एक उसकी बड़ी वजह है। लेकिन ये तो आला अदालतों की सूरत हाल है, जो ज़्यादा संगीन सूरत हाल है शाजिया वो लोअर कोर्ट्स की है। आप छोटी अदालतों में आप जाएं तो ना वहाँ पर जज है, और अगर कोई जज है भी सही तो मुकदमात इतने हैं कि कोई किसी को इंसाफ नहीं मिलता। और अगर आप गरीब आदमी की जेब देखें तो उसके पास कोई पैसा नहीं है कि वो किसी वकील को हायर करके इंसाफ के लिए ले सके। तो ये जो पूरा निज़ाम है इसको देखने की ज़रूरत है, और इसको जैसे काजी साहब कहते हैं शायद कोई बड़ी तब्दीली ही मामलात को बेहतर बना सकती है। पता नहीं तब्दीली लाएगा कौन। अच्छा, आपकी अगली खबर थी कि ईरान के खिलाफ इसराइल कोई एक्शन लेगा, अगर लेगा तो इसके खत्ते पर किस तरह के असरात जो हैं वो ये एक हमारे लिए बहुत अहम सूरत हाल है। क्योंकि जो इस वक्त खबरें आ रही हैं सदर ओबामा की बज़ाहिर ये कोशिश नज़र आ रही है कि वो इसराइल को हमले से रोकें, लेकिन जो अमेरिका के अंदर इसराइल नवाज़ लॉबी है वो अपने जलसों जलूसों में अपनी मीटिंग्स में अब इस बात को बिल्कुल वो इसकी लॉबिंग कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है, इसराइल को उसके डिफेंस का हक है। अच्छा, ये वाकई कोई धमकी है या कोई प्रैक्टिकली भी हो सकता है? ये प्रैक्टिकली बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जैसे काजी साहब ने बात की ना, अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ अननोन। अब अगर ईरान के पास बॉम्ब है तो उसका कोई इस्तेमाल कैसे होगा, इसराइलियों का फियर आप उनके दिल से नहीं निकाल सकते क्योंकि इस तरह से हुआ है पहले। और अगर बम नहीं भी है तो इसराइली इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे इस बात को अमेरिका अपने मफादात के लिए, जैसे ये कहा गया इराक में WMD हैं जी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और वहाँ पर हमला कर दिया। और एक जो बड़ी अफसोसनाक बात है और हैरत की कि खुद अमेरिका के पास इतना एटम बम है, इसराइल के पास एटम बम है, और वाहिद मुल्क है अमेरिका जो 2 दफ़ा एटम बम का इस्तेमाल कर चुका है। वो तो कहता है कि जी हमारे पास जो असला है, जो एटम बम है, ये बड़े महफूज हैं, और जिसके पास नहीं है अगर इसके पास आ गया तो ये इस्तेमाल करेगा। मैं आपको ब्रूस राइडल एक CIA प्रो CIA वेरी शॉर्ट उसने लिखा है कि अगर वो ईरानी होता तो सबसे उसकी पहली ख्वाहिश और कोशिश ये होती कि वो बम बनाए, क्योंकि बम वाहिद डेटरेंस है। मगर मैं इतना बता दूं आपको कि अगर वो हमला करना चाहते हैं तो उन्हें 2 मुल्कों को क्रॉस करके आना पड़ेगा, ग्राउंड हमला नहीं होगा, और 100 जहाज़ चाहिए होंगे इस अटैक के लिए। और वो जो असल उनकी फैसिलिटी है वो ज़मीन में इतनी नीचे है कि वो उसे तबाह भी नहीं कर सकेंगे। मगर हमारे लिए एक बात अहम है, अगर वहाँ उन्होंने हमला किया तो यहाँ पर जो कम्युनिटी है प्रो ईरान वो बहुत बड़ी है, और हमारे यहाँ जो है अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो जाएंगे, यहाँ से असरात जाएंगे, यहाँ पे अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो जाएंगे, और पहले ही हमारा मुल्क बड़ा डिस्टेबल है। और ये हो सकता है, मैं समी साहब से इत्तफाक करता हूँ। और यहाँ मैं एक करेक्ट भी कर दूँ कि ओबामा ने टेसिटली अप्रूवल भी दे दी है कि जी ठीक है आप कर लें, जो कल की खबर थी। एक सिर्फ शाजिया एक कमेंट ये कहूँगा कि इनकलाब की लाने वाले बातें करने वाले, पाकिस्तान में इनकलाब लाने वाले सियासतदानों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर वो ये इनकलाब ले आएँ कि इस अपनी जमातों को खानदानों से जरा हटा दें और वहाँ पर वर्कर्स को ले आएँ तो शायद कोई तब्दीली। और मेरी राय है ये कि खानदान को रखें, कोई काम कर दें। बहुत शुक्रिया आप सबका। प्रोग्राम का वक्त हो गया है। फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।